जय हिंद विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल एमपी मोबाइल स्कूल में आपका पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कक्षा 12वीं कला एवं वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों के लिए अर्थशास्त्र विषय की जो प्रश्न बैंक जारी की गई है, इस प्रश्न बैंक के समष्टि अर्थशास्त्र अंतर्गत अध्याय 5 और 6 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। विद्यार्थियों, हम अपने पिछले वीडियो में समष्टि अर्थशास्त्र एवं व्यष्टि अर्थशास्त्र के सभी अध्यायों पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो प्रश्न बैंक में दिए गए हैं उन पर वीडियो बना चुके हैं। आज का यह वीडियो समष्टि अर्थशास्त्र के अध्याय 5 और 6 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे तथा इसी तरह परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला तथा अर्थशास्त्र से संबंधित विषय वस्तु आपको प्राप्त होती रहे। समष्टि अर्थशास्त्र में अध्याय 5, जिसमें सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, इस विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न है। ब्लूप्रिंट के अनुसार इस अध्याय पर कुल 8 अंकों का अधिभार है तथा इसमें 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक अति लघुत्तरी यानी 2 अंक का प्रश्न और एक लघुत्तरी यानी 3 अंक का प्रश्न इस इकाई से आने वाला है। पहला जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर है। विकल्प ए आयकर, बी उपहार कर, सी दोनों और डी कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, आयकर और उपहार कर दोनों ही प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही है। दूसरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, निम्न में से किसे अप्रत्यक्ष कर में शामिल करेंगे। विकल्प ए उत्पाद शुल्क, बी बिक्री कर, सी दोनों और डी संपत्ति कर। तो यहाँ पर उत्पाद शुल्क और बिक्री कर दोनों ही अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं, इसलिए विकल्प सी दोनों यह सही विकल्प है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यय एक पुल के निर्माण में होता है। ए पूंजीगत व्यय, बी राजस्व व्यय, सी दोनों और डी कोई नहीं। तो पुल के निर्माण में किया जाने वाला व्यय पूंजीगत व्यय कहलाता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, बजट की अवधि होती है। विकल्प ए वार्षिक, बी 2 वर्ष, सी 5 वर्ष और डी 10 वर्ष। तो विद्यार्थियों, बजट की अवधि 1 वर्ष होती है, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए वार्षिक यह सही है। अगला प्रश्न है, विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होता है। विकल्प ए घाटे का बजट, बी संतुलित बजट, सी बचत का बजट तथा डी सभी। तो विकासशील देशों के लिए घाटे का बजट जो होता है यह सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर विकास कार्य करने होते हैं, इसलिए विकल्प ए सही है। छठवां बहुविकल्पी प्रश्न है, राजकोषीय घाटा होता है। ए प्राथमिक घाटा ऋण ब्याज भुगतान, बी प्राथमिक घाटा धन ब्याज भुगतान, सी कुल बजट व्यय ऋण कुल बजट प्राप्तियां तथा डी कोई नहीं। तो राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को जोड़ दिया जाता है तो राजकोषीय घाटा प्राप्त होता है, तो विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, खाली स्थान एक सरकारी दस्तावेज है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बजट एक सरकारी दस्तावेज है। दूसरा, खाली स्थान कर किसी अन्य पर हस्तांतरित किए जा सकते हैं, तो अप्रत्यक्ष कर जो होते हैं यह अन्य पर हस्तांतरित किए जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे अप्रत्यक्ष कर। तीसरा है, खाली स्थान कर वस्तुओं के मौद्रिक मूल्यों के आधार पर लगाए जाते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मूल्यवार या मूल्यानुसार। मूल्यवार कर जो होते हैं ये वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य के आधार पर लगाए जाते हैं। चौथा है, आयकर एक खालिस्तान कर है, आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न है, भारत में जुलाई खालिस्तान से सेवा कर लगाया गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सन 1994। सन 1994 से हमारे देश में सेवा कर की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, बजट में आय व्यय की खालिस्तान राशि दिखाई जाती है, तो यहाँ हम लिखेंगे अनुमानित या संभावित। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य बताइए।
नंबर 1, बजट को कृषि मंत्री प्रस्तुत करता है। यह असत्य कथन है। बजट वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा, ब्याज भुगतान योजनागत मद है। यह असत्य कथन है। तीसरा, भारत का रेल बजट सामान्य बजट में शामिल नहीं होता। यह कथन भी असत्य है। अब रेल बजट भी आम बजट के साथ ही पेश किया जाता है। चौथा है, मंदी के समय अधिक का बजट बनाया जाता है। असत्य कथन है। मंदी के समय घाटे का बजट बनाया जाता है। पांचवा है, विकासशील देशों द्वारा घाटे का बजट बनाया जाता है। सत्य कथन है। छठवां, जेंडर बजट महिलाओं से संबंधित होता है। यह सत्य कथन है। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर खंड ए में कुछ कथन दिए हुए हैं, इनकी जोड़ी हम खंड बा में दिए गए कथनों से बनाएंगे। तो खंड ए में पहला है निगम कर। निगम कर की हम जोड़ी बनाएंगे खंड बा के सी, सुपर टैक्स से, क्योंकि निगम कर को सुपर टैक्स कहा जाता है, क्योंकि यह निगम या जो कारपोरेट सेक्टर है, कारपोरेट सेक्टर की आय पर लगने वाला कर है। दूसरा है सेवा कर। इसकी जोड़ी हम बनाएंगे खंड बा के बी से 1994-95। 1994-95 में हमारे देश में सेवा कर की शुरुआत हुई। तीसरा है आयकर। आयकर की जोड़ी हम बनाएंगे क्रमांक ई पर दिए हुए सर जेम्स विल्सन से। सर जेम्स विल्सन एक अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने सन 1860 में अपना पहला बजट पेश किया था और इस बजट में उन्होंने आयकर कानून का प्रावधान किया था। चौथा है धन कर। इसे संपत्ति कर भी कहा जाता है, तो इसकी जोड़ी हम संपत्ति कर से बनाएंगे। धन कर केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाता था और संपत्ति कर राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। पांचवा है बजट का उद्देश्य। बजट का उद्देश्य होता है आर्थिक विकास, तो इसकी जोड़ी हम बनाएंगे डी, आर्थिक विकास से। और छठवा है बजट की अवधि। तो बजट की अवधि 1 वर्ष होती है, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे जी, 1 वर्ष से। अगला प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला है जीएसटी का पूरा नाम लिखिए। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी वस्तु एवं सेवा कर। दूसरा है घाटे के बजट का एक प्रभाव लिखिए। घाटे के बजट का प्रभाव, कीमत स्तर में वृद्धि होती है, रोजगार में वृद्धि होती है, पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है। हम तीनों में से कोई भी एक इसमें लिख सकते हैं। तीसरा है सरकार द्वारा 2017 में कौन सा कर लगाया गया है। तो 1 जुलाई 2017 से हमारे यहाँ जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया है, तो यहाँ हम लिखेंगे वस्तु एवं सेवा कर। चौथा है बजट में सरकारी आय व्यय के अतिरिक्त किस मद का उल्लेख होता है। तो सरकारी आय व्यय के अतिरिक्त बजट में राष्ट्रीय नीति का विवरण होता है तथा अर्थव्यवस्था के स्वरूप का प्रतिबिंब होता है बजट, तो हम इसे लिखेंगे। पांचवा, किस प्रकार का बजट सरकार के लिए आजकल अच्छा बजट माना जाता है। तो उत्तर हम लिखेंगे घाटे का बजट। छठवा है शिक्षा पर व्यय कैसा व्यय माना जाता है। शिक्षा पर व्यय गैर योजनागत तथा पूंजीगत व्यय कहलाता है, इसे हम विकासात्मक व्यय भी कहते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार यह अध्याय 5 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। आइए अब आगे चलते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्याय 6 पर ब्लूप्रिंट के अनुसार कुल 5 अंकों का अधिभार है, जिसमें 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 2 अंक का एक प्रश्न आने वाला है। पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। इसमें प्रथम है खाते में भुगतान संतुलन रहता है। ए असंतुलित, बी संतुलित, सी कभी संतुलित और कभी असंतुलित और डी कोई नहीं। तो भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है, इसलिए यहाँ पर हम विकल्प बी का चुनाव करेंगे। अगला प्रश्न है अवमूल्यन संभव होता है। ए लोचपूर्ण विनिमय दर में, बी स्थिर विनिमय दर में, सी दोनों में और डी कोई नहीं। तो अवमूल्यन स्थिर विनिमय दर में सरकार के द्वारा किया जाता है, इसलिए हम विकल्प बी का चुनाव करेंगे। तीसरा, अदृश्य मदों में निम्न में से किसे शामिल करेंगे। विकल्प ए बैंकिंग, बी जहाजरानी, सी सूचना, डी सभी। तो अदृश्य मदों में इन तीनों को ही शामिल किया जाता है, तो हम विकल्प डी का चुनाव करेंगे। चौथा है व्यापार संतुलन में कौन सी मदें शामिल होती हैं।
ए अदृश्य मदें, बी दृश्य मदें, सी दोनों तथा डी कोई नहीं। तो व्यापार संतुलन में हम आयात निर्यात यानी केवल दृश्य मदों को शामिल करते हैं। तो यहाँ पर विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इनमें पहला है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भुगतान शेष के खालिस्तान खाते का एक अंग होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पूंजी खाते का। दूसरा, निजी ऋणों का भुगतान खालिस्तान खाते की देनदारी प्रविष्टि में आता है। तो यहाँ हम लिखेंगे पूंजी खाते। तीसरा, भुगतान खालिस्तान शेष की संरचना में दोनों खालिस्तान एवं खालिस्तान खाते सम्मिलित होते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर भुगतान संतुलन या भुगतान शेष ये दोनों एक ही बात है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की संरचना में दोनों यानी चालू एवं पूंजी खाते सम्मिलित होते हैं। चौथा है विदेशी विनिमय की मांग उन लोगों के द्वारा की जाती है जो वस्तुओं का खालिस्तान करते हैं। जो लोग वस्तुओं का आयात करते हैं उनके द्वारा विदेशी विनिमय की मांग की जाती है। तो यहाँ हम लिखेंगे आयात। पांचवा, एक देश में कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होने पर उसके खालिस्तान कम हो जाते हैं। जब देश के अंदर कीमतों में वृद्धि होती है तो उसके निर्यात कम हो जाते हैं। यहाँ हम निर्यात लिखेंगे। छठवां, आयातों की तुलना में निर्यातों के बढ़ने पर विदेशी विनिमय दर देश के खालिस्तान में परिवर्तित होगी। तो जब आयातों की तुलना में निर्यात बढ़ जाएंगे तो विदेशी विनिमय दर देश के पक्ष में परिवर्तित हो जाएगी। यहाँ पर हम लिखेंगे पक्ष में। अगला प्रश्न है सत्य असत्य बताइए। इसमें पहला, बैंक दर बढ़ने पर विदेशी विनिमय दर देश के पक्ष में हो जाती है। यह सत्य कथन है। दूसरा है पूंजी का निर्यात करने वालों द्वारा विदेशी विनिमय की पूर्ति की जाती है। यह असत्य कथन है। पूंजी का आयात करने वालों द्वारा विदेशी विनिमय की पूर्ति की जाती है या वस्तुओं का निर्यात करने वालों द्वारा विदेशी विनिमय की पूर्ति की जाती है, इसलिए यह असत्य कथन है। तीसरा है यदि देशवासी विदेशों में स्टॉक शेयर्स क्रय करते हैं तो विदेशी विनिमय दर देश के विपक्ष में हो जाती है। यह सत्य कथन है। देशवासी अगर विदेशों में स्टॉक शेयर्स खरीदेंगे तो देश में जो विदेशी विनिमय दर है वह विपक्ष में हो जाएगी। चौथा है वस्तुओं का निर्यात चालू खाते की देनदारी होती है। यह कथन असत्य है। वस्तुओं का निर्यात चालू खाते की लेनदारी होती है। पांचवा है व्यापार संतुलन में सेवाओं का भुगतान शामिल होता है। यह कथन भी असत्य है। व्यापार संतुलन में वस्तुओं का भुगतान शामिल होता है, सेवाओं का भुगतान शामिल नहीं होता है। छठवां है भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है। यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। खंड ए में कुछ कथन लिखे हैं, इनकी जोड़ी हम खंड बी के कथनों से बनाएंगे। खंड ए में पहला है भुगतान संतुलन। तो भुगतान संतुलन में अदृश्य मदें शामिल होती हैं और साथ ही दृश्य मदें, दोनों को ही शामिल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर विकल्प एफ में केवल अदृश्य मदें दिया हुआ है, तो हम इसकी जोड़ी एफ अदृश्य मदें से बनाएंगे। दूसरा है व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन में केवल दृश्य मदों को शामिल किया जाता है, तो इसकी जोड़ी हम सी दृश्य मदें से बनाएंगे। तीसरा है चालू खाते की मदें। चालू खाते की मद बीमा इसके अंतर्गत आता है, इसलिए इसकी जोड़ी ए बीमा से बनाएंगे। चौथा पूंजी खाते की मदें। पूंजी खाते की मद विनियोग को कहते हैं या विनियोग को पूंजी खाते में शामिल करते हैं, इसलिए हम इसकी जोड़ी बी विनियोग से बनाएंगे। पांचवा है लोचशील विनिमय दर। लोचशील विनिमय दर जो होती है यह बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है, इसलिए इसकी जोड़ी हम डी बाजार में मांग पूर्ति द्वारा निर्धारित इससे बनाएंगे। और छठवां है स्थिर विनिमय दर। स्थिर विनिमय दर ये सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है, इसलिए इसकी जोड़ी ई सरकार के द्वारा निर्धारित से बनाएंगे। अगला प्रश्न है एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। इसमें पहला आयात निर्यात की केवल दृश्य मदों को किसमें शामिल किया जाता है। तो उत्तर में हम लिखेंगे व्यापार संतुलन
या बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी BOT। दूसरा है, जब एक भारतीय अमेरिका में शिक्षा पर व्यय करता है तो यह मध्य भारत के लिए क्या है? तो इसे हम चालू खाते की देनदारी कहेंगे और अमेरिका के लिए यह लेनदारी कहलाएगी तथा इसे चालू खाते में अंकित किया जाएगा। तीसरा है, भारतीय रुपए के अवमूल्यन से भारतीयों के आयात कैसे हो जाएंगे? भारतीयों के आयात यानी हम विदेशों से जो सामान मंगाते हैं वो हमारे लिए महंगे हो जाएंगे तथा हमारे निर्यात सस्ते हो जाएंगे। चौथा है, भुगतान संतुलन में विदेशी विनिमय की मांग क्यों उत्पन्न होती है? तो उत्तर में हम लिखेंगे वस्तुओं और सेवाओं के आयात तथा विदेश में निवेश के कारण विदेशी विनिमय की मांग उत्पन्न होती है। पांचवा है, बैंक दर बढ़ने पर विदेशी विनिमय दर देश के पक्ष या विपक्ष किसमें हो जाती है? तो उत्तर में हम लिखेंगे बैंक दर बढ़ने पर विदेशी विनिमय दर देश के पक्ष में हो जाती है। छठवां है, बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित विदेशी विनिमय दर क्या कहलाती है? बाजार शक्तियां अर्थात मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा जो विदेशी विनिमय दर निर्धारित होती है उसे हम लोचपूर्ण या तिरती विनिमय दर यानी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के इस वीडियो में समष्टि अर्थशास्त्र के अध्याय 5 और अध्याय 6 के 58 प्रश्न हैं और आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी प्रश्न बैंक में दिए गए प्रश्न हैं। तो इस वीडियो को अपने सहपाठियों से भी शेयर करें। साथ ही पुनः आग्रह है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।